चुनाव आयोग के इतिहास की शायद सबसे शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई कि चुनाव आयोग की साख आज जितनी नीचे है इस देश में वैसी कभी नहीं। एक भी नाम क्यों नहीं जुड़ा 25 जून और 25 जुलाई के बीच में। नमस्कार। आज चुनाव आयोग ने अपनी बहु प्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस की 80 मिनट के लिए की और मैं कहूंगा चुनाव आयोग के इतिहास की शायद सबसे शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पिछले 40 साल से मैं चुनाव आयोग को देख रहा हूं, इसके बयानों को देख रहा हूं, इसकी बहस कंट्रोवर्सी सबको देखा है। चुनाव आयोग पे कीचड़ डालते हुए भी देखा है, आरोप लगते हुए भी देखा है, गलत आरोप लगते हुए भी देखा है, लेकिन इस किस्म की सीना जोरी मैंने कभी नहीं देखी। संदर्भ समझिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदर्भ क्या था। संदर्भ ये है, आज रविवार का दिन है। चुनाव आयोग सामान्यतः अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रविवार से नहीं करता है। संयोग ये है कि आज का ही दिन वो दिन है। देखिए कैसा अद्भुत संयोग है। आज के ही दिन नेता विपक्ष राहुल गांधी और जिस राज्य में चुनाव होने वाला है बिहार, वहां के नेता तेजस्वी यादव और माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और समूचा विपक्ष महागठबंधन बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहा है। कैसा अद्भुत संयोग है कि एग्जैक्टली उसी दिन, रविवार के दिन, चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। लोगों को लगेगा शायद मीडिया मैनेजमेंट है। संयोग यह है कि आज ही के दिन सुबह द हिंदू अखबार में एक सर्वे छपा है। यह विशुद्ध संयोग है कि जिसने बाकी तमाम चीजों के साथ, ये CSDS का सर्वेक्षण है जो कि चुनाव आयोग की साख, उसमें लोगों को कितना भरोसा है उसको बरसों से देखता आ रहा है। कोई 25-30 साल से उसके आंकड़े पड़े और आज सुबह का सर्वेक्षण ये स्पष्ट दिखाता है कि चुनाव आयोग की साख आज जितनी नीचे है इस देश में वैसी कभी नहीं। पूरे देश का सर्वेक्षण नहीं है, केवल कुछ राज्यों का है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन उन राज्यों में भी कहीं पे भी चुनाव आयोग की साख इतनी नीचे नहीं थी। चाहे 2019 से तुलना कर लें या 2024 से तुलना कर लें, चारों तरफ चुनाव आयोग पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है तो मुझे लगता है चलिए कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की। शुरू में मुझे अच्छा लगा कि चलिए सब लोगों को बुलाया है, ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ गोदी मीडिया को बुलाया है, बाकी लोगों को बुलाया नहीं। ऐसा भी नहीं लगा कि जो लोग सवाल पूछने वाले थे उनके सवालों को रोका गया। अच्छी चीज लगी, मुझे लगा चलिए आज तो कुछ पता लगेगा। लेकिन पता क्या लगा? पता लगा सवालों से मुंह चुराता हुआ चुनाव आयोग। इतने सवाल थे जिनका जो पूछे गए, और मैं दाद देना चाहता हूं पत्रकारों को जिन्होंने सवाल पूछे, बिल्कुल फ्लैट सीधे सवाल पूछे, कोई जवाब नहीं दिया। सवाल था पहला जो हर एक के मन में है कि भाई राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हो, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगते? कोई जवाब नहीं। जवाब ये कि दो तरह के लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि खुद वोटर होते हैं, उनको अधिकार होता है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं पूछ सकता। तो भाई अनुराग ठाकुर का वायनाड के वोटर हैं, क्या अनुराग ठाकुर अमेठी के और रायबरेली के वोटर हैं? उनको क्यों नहीं पूछा आपने एफिडेविट के लिए? कोई जवाब नहीं। सवाल ये था कि अगर वोटर लिस्ट इतनी ही डिफेक्टिव थी जैसा आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब पिछले चुनाव में घपला था। मोदी जी जिस चुनाव के आधार पे, जिस वोटर लिस्ट के आधार पे बने हैं प्रधानमंत्री, वो गड़बड़ थी क्या? कोई जवाब नहीं। कहते हैं आप मतदाता सूची खराब थी, इसका मतलब मतदाता खराब नहीं, मतदाता जिसने मतदान दिया होगा हम नहीं जानते हैं, कानूनी जज। सवाल ये था कि आपने SIR किया, आपने कहा कि आप पूरे देश में राय मशवरा करने में विश्वास करते हैं, तो आपने SIR के सवालों पर राजनीतिक दलों से राय मशवरा क्यों नहीं किया? सवाल ये था कि SIR को इस बाढ़ के मौसम में, बारिश के मौसम के अंदर बिहार में इतनी जल्दबाजी में क्यों लागू किया गया? सवाल ये था कि चुनाव वाले साल में चुनाव आयोग की अपनी मर्यादा है कि चुनाव के साल में इंटेंसिव रिवीजन कभी नहीं किया जाएगा। एक पत्रकार ने याद दिलाया कि महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में 2005 में इंटेंसिव रिवीजन ये कह के रोका गया था कि बाकी देश में होगा, यहां नहीं होगा, क्योंकि यहां चुनाव होने वाले हैं। जिस साल चुनाव होगा उस साल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होगा। आपने मर्यादा क्यों तोड़ी? कोई जवाब नहीं। सवाल यह था कि कितने लोगों के फॉर्म में साथ में कोई दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, क्या कोई आंकड़ा नहीं, बस ये कि नीचे से आंकड़े आ रहे हैं। BLO ने कितने फॉर्म्स को नॉन रिकमेंडेड की श्रेणी में डाला, जो सवाल हम सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछ चुके हैं।
एक शब्द नहीं बोला। ये सवाल 2 बार पूछा गया, चुनाव आयुक्त के एक कान से निकल के दूसरे कान से बाहर हो गया। पूछा गया कि बीएलओ ने किस अधिकार को लेके, किस आधार पे नॉन रिकमेंडेड लिखा है। कोई जवाब नहीं, केवल चुप्पी। सवाल यह था कि एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम कटे तो, लेकिन जोड़े कितने गए? एक भी नाम क्यों नहीं जुड़ा 25 जून और 25 जुलाई के बीच में? कोई जवाब नहीं। तो सवालों का जवाब नहीं, सवालों से मुंह चुराता आयोग। सिर्फ मुंह चुराता नहीं, ऊपर से लफाजी। लफाजी के नमूने देखिए इनके। कहते हैं कि बताइए, बेंगलोर में किसी नेता ने एक पीपीटी दिखा दिया, हम क्या करें? क्या हम इसके आधार पे 1.5 लाख लोगों को नोटिस दे दें, उन्हें दफ्तर में बुलाएं? हुजूर, किसी ने नहीं कहा। आपसे ये कहा गया कि आप जांच करो, अपनी जांच करो, आपके अफसर हैं, जाके जांच करो कि इस एक घर के अंदर 80 लोग कैसे हैं। किसी ने नहीं कहा कि उनको नोटिस दो। हाँ, जांच करने पर फ्रॉड के संदेह मिले तब आप नोटिस दो। क्यों लफाजी कर रहे हो? कहते हैं हम सीसीटीवी, माताओं बहनों के वोटर लाइन में लगे होने का सीसीटीवी कैसे दे सकते हैं? किसको उल्लू बना रहे हो आप? कौन माताओं और बहनों का सीसीटीवी मांग रहा है? केवल इतना कह रहे हैं कि आपने कहा कि शाम के वक्त आखिरी 1 घंटे में इतने लाख वोट हुए। विपक्ष कहता है कि आप सीसीटीवी इसलिए दिखा दो कि हमें पता लग जाए कि शाम 6 बजे के बाद लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई माताओं बहनों के घूंघट के अंदर जाके कैमरा दिखाने को नहीं बोल रहा। आप तो इस तरह की क्यों हल्की बातें करते हैं आप? कहा कि चुनाव से पहले इंटेंसिव रिवीजन होगा कि चुनाव के बाद में होगा। लफाजी, आपकी अपनी गाइडलाइन है कि उस साल में नहीं होना चाहिए, उसका जवाब दीजिए ना। मशीन रीडेबल डेटा देने से मैनिपुलेशन हो जाएगा। ज्ञानेश जी, आप उस देश में बात कर रहे हैं जहां आईटी जानने वाले करोड़ों लोग हैं। आप अपने सिस्टम पे, आप अपने कंप्यूटर में एक्सेस नहीं दे रहे हैं, आप किसी को कोई एक पेन ड्राइव दे रहे हैं। आपका किसी को पेन ड्राइव देने से आपका डेटा कैसे मैनिपुलेट हो जाएगा? क्या समझ रखा है आपने इस देश के लोगों को? 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं। ऐसे में चुनाव आयोग पे कौन सवाल उठा सकता है? ये क्या कविता सुना रहे हो आप? कौन से 7 करोड़ लोग खड़े हुए हैं? वो लोग जिनको अजीत अंजुम ने बार बार जाके दिखाया कि जिन्हें पता भी नहीं है कि उनका फॉर्म भरा गया है, किसी बीएलओ ने उनका फॉर्म भर दिया है, जिनके घर में कोई आया नहीं। इस देश के तमाम मीडिया ने दिखाया, और आप बिल्कुल साफ चोरी और उसके ऊपर सीना चोरी। तो जवाब तो नहीं मिले सवालों के, उसके बदले मिला बहुत बड़ा झूठ। मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं, मुख जुलाई के बीच में हर बीएलओ ने बिहार की हर पंचायत में, हर गांव में मीटिंग की, जिसके अंदर लोगों को सूची पढ़ के बताई गई और उनके सिग्नेचर लिए गए कि आपने, कि यहाँ पे ये लोग व्रत हैं, ये है। ज्ञानेश जी, किसे आप बेवकूफ बन रहे हैं? बिहार में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने लिख लिख कर आपसे मांग की, जिला स्तर के ऊपर ज्ञापन दे के मांग की, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दे के मांग की कि कृपया ये डेटा आप मुझे दीजिए। 10 पंचायत का मिनट्स दिखा के आप कहना चाहते हो कि बिहार के 97,000 बूथ में वो हुआ और उस 10 पंचायत के अंदर भी खोट हमने पकड़ लिया था। झूठ है। इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त इतना बड़ा झूठ इस देश के साथ बोले तो गांव, बिहार के किसी भी गांव में आपकी क्या इज्जत बचेगी? लोग कहेंगे वो आदमी जो थोड़ा झूठ बोलता है, हंसेंगे। पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे माहौल उड़ेगा आपका। आपका हो या इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप भारत के चुनाव आयोग का मखौल बन रहे हो ज्ञानेश जी। इस सब के बदले में राजनीतिक निहितार्थ दिखाई, राजनीतिक निहितार्थ, कुछ राजनीतिक संदेश। और वो राजनीतिक संदेश क्या थे? मतदाता बनना नागरिक का कर्तव्य है। मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारी जिम्मेवारी नहीं, आपका कर्तव्य, आप बना करो ना वोटर। अगर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ है, पार्टियों की जिम्मेवारी है वो बताएं, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर पार्टियों ने नहीं किया तो मैं क्या करूं?